नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे घोटाले पर घमासान के। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राशन दुकानों में अतिशेष आवंटन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राशन दुकानों में शक्कर और अनाज के अतिशेष आवंटन का मामला उठाया। रमन सिंह ने पूछा कि अतिशेष स्टॉक के संबंध में क्या विभाग ने कोई नियम बनाया है। जवाब में मंत्री अमरजीत सिंह ने कहा कि आपने जो फॉर्मूला बनाया उसी के अनुसार काम किया जाता है। रमन सिंह ने कहा कि अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग और जिला विभाग के आंकड़ों में अंतर है। 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब हैं। इसकी जांच होगी तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। इस मामले में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की संलिप्तता है। इसकी जांच कोई अधिकारी नहीं कर सकता। विधानसभा की कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो राशन को लेकर चल रहे घमासान में ये नौबत आई ही क्यों, ये एक सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारियों के को चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट मेरे पास है, डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में वो सारे दस्तावेज हैं कि जिस प्रकार 13,391 राशन दुकानों में पूरी जांच करने के बाद 2 गड़बड़ियां पाई गई जो विभाग स्वीकार करता है। जिलों में विभागीय डेटाबेस यानी खाद्य विभाग का डेटाबेस और उसके बचत स्टॉक जो जिले में दर्ज होता है, दोनों में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रश्न किया था उसमें मूल प्रश्न तो उनका बनता नहीं था और पता नहीं किससे लिखवा करके दिए थे, उद्भूत हो नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद भी कितने सीनियर सदस्य हैं और वो जानना चाह रहे तो उनको हमने बताया कि आपके समय जो वितरण व्यवस्था थी जिस फार्मूले में करते थे कि M-2+3, इसके तहत जो वितरण होता था वो पिछले 2 महीने का स्टॉक का और इसके बाद उसके 1 महीने का और बढ़ा करके जोड़ करके इनके समय में ये नियम 2014 आसपास लोगों ने बनाया था और लगातार ये वितरण हो रहा था। इन लोगों ने कभी भी सत्यापन किया और उसका कितना गड़बड़ी पाया गया उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो घोटाले पर घमासान है। देखिए, कहीं ना कहीं राशन पर राजनीति, घोटाले पर घमासान, और निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो सामने आई हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार राशन को लेके ये जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। विधानसभा में भी ये मामला गूंजा और अतिशेष आवंटन को लेकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने विधानसभा कमेटी से जांच की मांग की है क्योंकि उनको लगता है कि अधिकारी कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता है, इसलिए इसकी जो विधानसभा कमेटी होगी वो इसकी पूरी तरह से जांच करे। दूसरी बात यह भी है कि जनता का राशन और 23 में किसे दिलाएगा शासन। निश्चित तौर पर जनता का ये जो राशन है जो उन तक मिलना चाहिए, जिनके लिए ये योजनाएं आती हैं, उसमें ये भ्रष्टाचार कैसे हो गया। शुरुआत की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है एक लंबा समय मिला काम करने के लिए छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों को मौका मिला है काम करने का। उसके बाद भी यदि घोटाला हुआ तो फिर मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी प्रतिक्रियाएं सुनी हैं दोनों ने एक दूसरे पर ही आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में राशन दुकानों में अतिशेष आवंटन के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
हालांकि इस बीच सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। बड़ा सवाल है कि आखिरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है और राशन को लेकर चल रहे घमासान में ये नौबत आई ही क्यों। चलिए उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में के एस चौहान जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश जी का भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। के शर्मा जी चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? के शर्मा जी, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माने? क्योंकि देखिए हंगामा होता है, पक्ष विपक्ष आमने सामने होते हैं, प्रश्नकाल होता है, उस पर जवाब आते हैं, तो पूरी तरह से संतुष्ट कोई नहीं होता, ये होना ही था। लेकिन राशन को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ, हंगामा हुआ, जो सवाल जवाब हुए हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम चाहे बीजेपी का शासनकाल देखें या हम कांग्रेस का देखें, किसकी मुख्य रूप से कहां गड़बड़ी हुई है, या दोनों ही तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी संलिप्तता थी और आज जनता इसका दंश झेल रही है? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा शासनकाल में नान घोटाला हुआ था जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है और उसमें आरोपी जेल भी गए और बहुत सारे आरोप 36,000 करोड़ घोटाला का आरोप उसमें लगा था। उसके बाद अभी जो कार्रवाई आ रही है उसमें जो स्टाफ वेरिफिकेशन में जो गड़बड़ी की बात आ रही है, जो कलेक्टर स्तर जिला स्तर पर जो जांच भी कराई जा रही है, ऐसा मंत्री का कहना है और मार्च में उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। कार्रवाई का आश्वासन भी उन्होंने आज विधानसभा में दिया। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो गड़बड़ियां सामने आ रही है उसमें स्टाफ को लेकर के उसमें जो कार्रवाई की जा रही है उसकी संख्या को देखेंगे तो लगातार उसमें जो मंत्री ने जो जानकारी दी है उसमें 13,992 दुकानें हैं और उसमें से 4,952 में गड़बड़ियां पाई गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे 41,900 टन के स्टॉक में कमी पाई गई है और 13 प्रकरणों में FIR भी दर्ज हुआ है और 161 दुकानें निलंबित हुई और 140 दुकानें निरस्त भी की गई। इसका तात्पर्य यह है कि शासन अभी तो कार्रवाई कर रही है लेकिन गड़बड़ियां लगातार आई है। जो मंत्री ने कहा है उसका लबोलवाज यदि देखें तो जो तकनीकी रूप से अभी मजबूत किया गया है और केंद्र सरकार ने जो कड़ाई बरती है, 3 बार वेरिफिकेशन अनिवार्य है और जो आप देख रहे हैं बिना थंब के और बिना पुष्टि के नहीं मिल रहा है। वो पूर्व मंत्री का भाजपा शासन काल में ये था कि जो राशन दुकानदार जो जानकारी देता था उसको मान लेते थे, लेकिन अब यदि आप राशन जनता नहीं ले जा रही है तो वो स्टॉक हर बार वेरिफिकेशन होता है। और जो गड़बड़ियां कुल मिलाकर ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गरीबों का राशन है उस पर 600 करोड़ रुपए यदि गड़बड़ी का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, जो कि चाउर वाले बाबा के रूप में फेमस थे, प्रसिद्ध हुए थे। आज यदि गड़बड़ी की बात आ रही है और समिति की से जांच की मांग उठ रही तो समिति की जांच तो अस्वीकार हो गया है, लेकिन जो मार्च में जो रिपोर्ट आनी उस पर इंतजार होगा और इसमें कैसे लगाम लगेगी, कब तक इस प्रकार से गरीबों के राशन पर इस प्रकार से गड़बड़ियां, अनियमितता की बात करें या अनियमितता ही बाद में भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाता है, तो इस पर कब तक कार्रवाई होगी, कितने लोग इसमें डपेंगे और नान घोटाला के बाद क्यों विभाग इसमें सतर्क नहीं हुआ। इस प्रकार से गड़बड़ियां आ रही 2007 में, 2017 में, उसके बाद 2022 के वेरिफिकेशन में इस तरह से कार्रवाई। मंत्री का कहना है 2007 और 17 के वेरिफिकेशन में कोई भी बात अभी उजागर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ, लेकिन 2022 में सरकार की मंशा तो दिख रही है भ्रष्टाचार मुक्त करने का, कि जो गड़बड़ियां आ रही हैं उसको रोकने के लिए ठोस कदम की आवश्यकता महसूस हो रही है। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। के.एस. चौहान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से लगा, लेकिन आज जिस तरीके से जवाब दिया गया है, अमरजीत भगत ने ये स्पष्ट किया है रमन सिंह के सवाल पर कि आपने जो चीजें की थी उसी फॉर्मूले पे हम चले हैं, तो फिर आज इतना बड़ा घोटाला, ये तमाम चीजें कैसे हो गई? कोई अलग से उनने बदलाव नहीं किया, जो चीजें आपकी सरकार की दी हुई थी उसी फॉर्मूले पे चले, फिर भी घोटाला नहीं, उस फॉर्मूले पे नहीं चले राखी जी। ये एक्चुअली क्या है, प्रमाणित नहीं हो पाएगा कि उस फॉर्मूले पे क्यों नहीं चले और ये सिद्ध नहीं हो पाएगा फैक्ट से, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर जो है पहले वहां पर सत्यापन करने जाता है, वहां पर देखता है कि इनकी कैपेसिटी है कि नहीं। 100 क्विंटल की दुकान में 1,000 क्विंटल जा रहा है, वो कहाँ रखेगा कहाँ नहीं रखेगा, वो गड़बड़ी है। सत्यापन हुआ नहीं, उसके बाद जब स्टॉक खाली हो जाता है तो वहां पर फिर से फूड इंस्पेक्टर जाता है, तब उसके बाद उसके रिकमेंडेशन से बाकी का माल आता है, तो वो वाली
वो प्रक्रिया नहीं फॉलो हो रही थी, इस वजह से गड़बड़ियां हुई। और दूसरी बात यह है कि 41,000 खुद अमरजीत भगत जी ने ये माना है। मेन बात यह है कि जब आप 68,000 मैट्रिक टन का गड़बड़ी पाई गई है, तो 13 को आप FIR करा रहे हैं, 13 दुकानों को, और 4,500 दुकानों में गड़बड़ियां पाई गई है, 13 दुकानों में आप FIR करा रहे हैं। और जो के शर्मा जी ने नहीं बताया, मैं बता देता हूं कि उसमें 19 दुकानों से चावल भी लिया गया है, मतलब वसूली की गई है। और जैसे कि हमारे के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी की है जिससे सहमत मैं नहीं हूं, क्योंकि बायोमेट्रिक जो वो था, बायोमेट्रिक सिस्टम था, वो 2012 में चालू हो गया था, और कोई भी जा रहा है और चावल लेके आ रहा है, ऐसा नहीं था के शर्मा जी। वहां पर जिसका थंब इंप्रेशन होता था, 2 लोगों के नाम रहते थे, वही जा सकता था, और अन्य कोई चाचा काका बाबा जाए तो उसको नहीं देते थे, और वो वाला फॉलो अगर होता तो नहीं होता। मेन बात ये है राखी जी कि ये जो सर्वे, ये जो हुआ घोटाला, ये उजागर हुआ 2022 में, और इसको किसने किया? तो खाद्य विभाग ने किया। और ये रिपोर्ट थी पिछले 3 साल की थी, पिछले 3 साल। अब ये बोलते हैं कि 2007 का है, 2017 का है। तो मैं बोलता हूं कि आप उस समय सोए थे क्या? आपने विधानसभा में ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? आपने अगर नहीं विधानसभा के हमारे क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड थे, तो आपको पीएल दाखिल क्यों नहीं किया? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ढकेलना है। आज की रिपोर्ट आई है राज्य सरकार से, आज की। आप ये अगर मान लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी, अगर आपको ये मालूम है कि 2018 से पहले की गड़बड़ी है, तो आप जांच किस चीज की कर रहे हैं? आप सीधा दोषी करार दे दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी। चलिए, सभी नेताओं के चौहान जी, आप किस चीज की कर रहे हैं? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। सत्यप्रकाश सिंह जी, क्या है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ पे उल्लंघन हो गया उस फॉर्मूले का, और क्यों हो गया? मुझे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता, चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसने भी ये तमाम चीज़ें की जनता के लिए, जनता को प्रॉपर राशन मिले। कांग्रेस की सरकार ने किया जनता के लिए। जब सब कुछ जनता के लिए हो रहा है, तो ये भ्रष्टाचार और इतने लोगों की संलिप्तता के आरोप कहाँ से चले आ रहे सरकार पर? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात, जो घोटालों के बादशाह है, नान घोटाला, वो अब घोटाले की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे मंत्री जी ने पूरे स्पष्ट तौर से पूरी मीडिया को बताया है। देखिए 2007 और 2017 में हुआ, इन्होंने उसको सार्वजनिक नहीं किया। ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। केएस चौहान जी, उनकी बात हो जाने दीजिए, अपनी आपत्ति बोलिएगा आप अपने समय में। ये गलत बात है, वो नहीं रिलीज, गलत बात है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप घोटाले के बादशाह हैं। कौन सा प्रकरण सिद्ध हुआ है राखी जी? आप बोल रहे हो घोटाले के बादशाह? देखिए जांच होने का ही नतीजा है कि आज क्वेश्चन दिया है, किसके अनुसार दिया है? ठीक है केएस चौहान जी, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? देखिए राखी जी, यही बीजेपी का दिक्कत है। सच्चाई अगर सामने कर दे तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये चीखे चिल्लाने लग जाते हैं। तो सुन लीजिए चौहान जी, सुन लीजिए। देखिए इन्होंने 19 केस के बाद 19 केस में चावल नहीं लिए, 19 केस में पैसे बरामद किए, जो उनको लेना चाहिए पैसा वो लिए, चावल नहीं लिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, 161 दुकान हो, 140 दुकान हो, उन्हें निलंबित किया गया। सब चौहान शर्मा जी ने भी आपको पूरा डिटेल बता दिया, हमारे मंत्री जी ने बता दी। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए जो 2007 और 17 की बात यहाँ उठ रही है, उस समय जो इन्होंने डाटा लिया उसको सार्वजनिक नहीं किया, मगर हमारी सरकार को गड़बड़ी अगर लगी तो देखिए तुरंत जांच की गई, तुरंत हर जिले के कलेक्टर को बोला गया। उसके बाद उनको डेट, एक गाइडलाइन दी गई है कि आपको 24 मार्च तक ये पूरी रिपोर्ट देनी है सरकार को। तो हमारी सरकार सजग है कि कहीं पे करप्शन नहीं होना चाहिए। और राखी जी, आपके माध्यम से एक बात मैं बताना चाहूंगा, 2022 में जब ये सत्यापन चल रहा था, उसी समय केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है वन राशन वन नेशन के, उसके भी डाटा एंट्री हो रही थी, और यहाँ हमारी सरकार की जो वितरण प्रणाली भी चल रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी डाटा मिसमैच वहां भी हुई है। ये भी है, ये दिखने में अनियमितता भी है, मगर कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है। जो डाटा का जो एंट्री वहां सेंटर में हो रहा था, यहाँ हो रहा था, वो मिसमैच हुआ, वो भी एक रीजन है। और दूसरा अनियमितता भी है, दोनों चीजें। तो पूरा अनियमितता बोला जाए, पूरा यहाँ पे धांधली वो नहीं है, तो डाटा का मिसमैच है, थोड़ा अनियमितता है, मगर हमारी सरकार सजा के इसी वजह से तो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसी वजह से वहां पे स्ट्रिक्टनेस है, इसी वजह से हमने 19 केसों में पैसे लिए, इसी वजह से 140 दुकानें और 160 दुकानों का निलंबित हुआ है और आवंटन रद्द हुआ है।
तो ये हमारी सरकार सजगता दिखा रही है। 2007 और 17 की तरह नहीं है कि हम डाटा छुपा के रख रहे हैं, हमने डाटा सामने दिया है और कलेक्टर लोगों को निर्देश दिया है, एक गाइडलाइन दी है, एक डेडलाइन दी है कि आपको 24 मार्च तक रिपोर्ट देनी है। हमारी सरकार उसके बाद देखिए जो सामने आएगा, जिसको अगर पैसा वसूली करेंगे पैसा वसूलोगे, या कोर्ट जाएंगे, केस होगा, FIR होगा, जो उसके बाद सरकार करेगी। तो हमारी सरकार तो सबके सामने, हम ऐसे छुपा के नहीं चलते हैं। इनके जैसे नहीं है ना कि अगर हमने अडानी की मांग किया तो JPC नहीं करेंगे। ये छुपाने वाला केस, हमारी छुपाने वाला मैटर हमारी कांग्रेस सरकार नहीं करती ना, हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। हम मुंह पे जवाब देते हैं और सब चीज सार्वजनिक करते हैं। देखिए जनता के हित का ये है, PDS जो है जनता के लिए, जनता के सामने हर चीज पारदर्शिता रखनी चाहिए। इसी के तहत ये जांच जो हो रही है वो भी जनता के सामने, कितने लोग पकड़ा है, कितनी दुकानों का आवंटन रद्द हुआ है, सब जनता के सामने। तो बीजेपी से राजनीति कर रही है, बीजेपी का मुद्दा नहीं है, अपना घोटालों को छुपाने के लिए अब ये नए घोटालों का आरोप लगा रही है। इन्होंने अपने देखिए, मुझे लगता है कौन दोषी है कौन नहीं है, ये तो जब कहते हैं ना कि एक जांच रिपोर्ट होगी और मार्च की जो बात यहाँ की जा रही है वो तमाम चीजें सामने आएंगी, फिर हम करेंगे, फिर देखेंगे, ये होगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि ये नौबत आई ही क्यों, कि आज हमें इसके लिए हंगामा देखना पड़ रहा है, हमें ये तमाम चीजें देखनी पड़ रही है। सवाल ये है, जनता के लिए कोई भी योजना आती है, कोई भी बजट स्वीकृत होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें घोटाला क्यों हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कब इससे निजात मिलेगी? देखिए राखी जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये उस समय से शुरू हुआ। सरकार को ये लगा आशंका, तभी तो जांच बैठी है, तभी तो जांच में सामने आया। हमारी सरकार तो सजग। और देखिए, जो आपने भी पहले शुरू होते आपने बोला कि फॉर्मूला तो वही चल रहा है, बीजेपी सरकार का फॉर्मूला चल रहा है, M-2+3 वाला फॉर्मूला वही चल रहा है। उसमें गड़बड़ियां थी जो इन्होंने सार्वजनिक की, जो गड़बड़ी बढ़ते गई, हमारी सरकार को भनक लगी, वहां के कलेक्टर लोगों को भनक लगी, तो सरकार ने जांच बैठाई। हाँ, केएस चौहान जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मेरा वही सवाल है कि आपको अगर गड़बड़ी लग रही थी 2007 में, 2017 में, तो FIR बाद में क्यों हुई? 13 लोगों के 4,500 दुकानों में गड़बड़ियां पाई गई और 13 दुकानों में आप FIR हुई है। आप बोलते हैं कि 28 मार्च तक आप चलेगा, अगर जांच चलेगी और उसके बाद आप लापता हो जाते हैं। बीजेपी के लोग समझ नहीं आता, 2007 में हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे क्यों नहीं लगाया, कोई भी हो, आपने हमारी सरकार इसी वजह से जांच कर रही है। 2007 का डाटा रिलीज कर देते तो ये हालत नहीं होती। उस समय का जो पाप है वो आगे बढ़ता चला गया, क्यों नहीं उठाया? पाप धोने का काम कर रही है, पाप को हटाने का काम कर रही है, इसकी वजह से दिख रहा है जांच चल रही, इसलिए FIR हो रहे हैं, इसलिए पैसा वसूली हो रही है, इसलिए आवंटन रद्द हो रहे हैं, दुकानें निलंबित हो रही है। इसी वजह से अगर आप उस समय कर देते तो ऐसा हाल नहीं होता। आपकी जो पाप है उसको हम लोग धो रहे हैं, उसको धोने का काम कर रहे हैं, उसको आप धोने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपके समय का जो पाप है उसको हम लोग धो रहे हैं और अब उसको हम साफ करेंगे। आप 4 साल में जो हम किया उसका भ्रष्टाचार मिलेगा, लिप्त है, इसी कोई शायद नहीं है। अरे नाम घोटाले की आप बात कीजिए, भ्रष्टाचार की आप बात मत कीजिए। कमीशन को छोड़ने के बाद आप फिर रमन सिंह जी बोलते थे, कमीशन को छोड़ दीजिए तो सरकार आ जाएगी। खत्म कर देंगे। ये आपकी सरकार की समय की बात है, हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हम सर्वे करा रहे हैं, सरकार में शराब बनता है, सर्वे करवा रहे हैं, आगे काम नहीं करते, आपके घोटाले नहीं होते हैं, यहाँ पे पारदर्शिता है। PM आवास योजना रहता है तो आप सर्वे करवाते हैं, और दूसरी जो चीजें रहती है उसमें सर्वे कराते हैं, आरक्षण रहता है तो आप उसमें सर्वे कराते हैं। सर्वे कराते सर्वे का यहाँ शर्म नहीं आती है, सर्वे की बात नहीं हो रही है। वही जो सदन में हो रहा था वही यहाँ भी हो रहा है। के शर्मा जी, इसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या निकल पाएगा, या दोनों को मैं दोषी मान लूं? और अब वो जो कमेटी की बात हो रही है, या कौन एक सही जांच कर पाएगा, मुझे तो ये भी एक बड़ा सवाल सा लग रहा है। देखिए, इसमें अनियमितता जो होती है उसको उजागर करना और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना ये सरकार की जिम्मेदारी। मुझे लगता है वो सरकार बेहतर है जो इस प्रकार से अनियमितता को उजागर करे और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करे। लेकिन एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि कब तक आप जांच पूरा करेंगे और कार्रवाई क्या करेंगे। ये है सरकार की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो लूप होल है, अधिकारियों पर जो आरोप लगा रहा है कि अधिकारी इसमें संलिप्त है, डॉक्टर रमन सिंह जी यदि कह रहे हैं, और उसमें संलिप्तता की बात आ रही है कि इसमें अधिकारियों के बजाय एक समिति, विधायकों की समिति से जांच कराई जाए, तो ये एक बड़ी बात है। इस विषय को लेकर के सरकार को गंभीरता बरतनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको सामने ला करके उसको दंडित किया जाना चाहिए, चाहे विभागीय रूप से हो, चाहे ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ का एक अलग मामला। जो बायोमेट्रिक की बात हो रही, तकनीकी सहयोग हम ले रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, लेकिन जो अपराध करने वाले हैं उससे 2 कदम आगे निकल रहे हैं, तो हमको उसको रोकने के लिए सजगता की आवश्यकता है। जनता को भी सजगता की आवश्यकता है कि राशन दुकान में CCTV कैमरा लगे होने, बायोमेट्रिक का उपयोग होने, इन सब के बावजूद गाड़ियों में जो मशीन का उपयोग किया जाता है, इस सब के बावजूद भी
यदि वहां पे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तो जनता को भी सक्रियता है कि उनके सार्वजनिक जिस तरह से गड़बड़ी सामने आती है उसको जनता तक, अधिकारियों तक पहुंचाए और भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता महसूस होती है। जी ठीक है, देखिए सत्यप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना जिसकी सरकार होती है उससे उम्मीदें बहुत होती हैं। उनकी योजनाओं पर ही यदि कुछ सही से काम नहीं होगा या उनसे यदि उम्मीदें हैं वही ठीक से नहीं होंगी तो विपक्ष तो बैठा ही है सवाल उठाने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से इस पर बात करने की ज़रूरत है। इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जो भी दिक्कत है, जो भी घोटाला है सामने आए, जाँच की जाए और जनता के राशन को जो भी इसका एक क्राइटेरिया है, जो भी इसका फॉर्मूला है, उस पर चीजें स्पष्ट करने में दिक्कत क्या है? देखिए राखी जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जांच चल ही रही है। हम तो जांच चल रही है, इतने FIR हुए हैं, निलंबित हुए, दुकानें आवंटन रद्द हुए हैं, तो जांच तो चल रही है। सब चीज दूध का दूध पानी का पानी आपको 23 मार्च को हो जाएगा। हमारे अमरजीत भगत जी ने बताया ना, एक डेडलाइन दी है सरकार ने, कलेक्टर, सभी जिले कलेक्टर को इस तारीख तक आपको जांच पूरी करनी है। उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। देखिए हमारी योजनाएं, देखिए किसानों के लिए योजनाएं चल रही है, इतनी बड़ी योजना किसान की, किसान न्याय योजना जो राजीव गांधी न्याय योजना है, उसमें इतनी बड़ी योजना चल रही है, इतनी पारदर्शिता चल रही है, अभी तक कुछ उसमें हुआ। मगर ये जो योजना है PDS की, और वही सिस्टम वही फॉर्मूले के तहत चल रही है जो बीजेपी के फॉर्मूला था, तो ये गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वही हमारी योजना किसान वाली योजना है, जो नई योजना है, उसको हमने इसे पारदर्शिता के साथ किया है। 7-4.5 साल तक कुछ भी वहां गलत नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर इस योजना को अगर आप देखें तो ये PDS सिस्टम का मतलब, इसको देखें तो पुराने PDS सिस्टम के तहत ही चलता आ रहा है। जो पहले गड़बड़ी हुई, मैं बार बार बोला, 2007-17 में जो गड़बड़ी हुई, उसमें जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, उस गड़बड़ी को जब सामने दिखी, सरकार को दिखी, तो उन्होंने जांच बैठाई, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, FIR हो रहे हैं, दुकानें निलंबित हो रही है, डेडलाइन दी जा रही है। तो हम तो सजग है, यहाँ पे पारदर्शिता इसीलिए हो रही है। अब इसके बाद देखिएगा, जब ये रिजल्ट आएगा, जब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद FIR होंगे, जो भी पैसा वसूली होगी, जो भी होगी, उसके बाद जो पारदर्शिता और क्लियर हो जाएगी और लोग और सजग हो जाएंगे, हमारी सरकार और सजग हो गई। हम तो सरकार, जो हमारी सरकार गरीबी जनता की सरकार है, भूपेश बघेल जी माननीय एक किसान पुत्र, उनको मालूम है गरीब जनता का जो परेशानी होती है, गरीब जनता के लिए कैसे लड़ना है, उनके लिए क्या, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वैसी योजना लेके आते हैं। तो हमारी सरकार तो गरीब जनता की सरकार है, वो तो हर हाल में गरीब जनता को भलाई हो, गरीब जनता के अच्छाई हो, उसकी जीवन स्तर कैसे बढ़े, उसके लिए काम करती है। आप किसान योजना के देख लिए, बस्तर का विकास देख लिया, आदिवासी विकास देख लिया, तो हमारी सरकार तो उसी के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। इसमें जो भी घोटाला हुआ, अगर हुआ है, तो जो भी इसमें संलिप्त होंगे, चाहे वो बीजेपी के समय का हो, उसमें के जो भी लोग इसमें शामिल रहे हो, चाहे बीजेपी के लोग शामिल रहे हो या अभी के अधिकारी हो, ठीक है, मतलब 23 तारीख तक इंतजार किया जाए। ठीक है, KS चौहान जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है। राखी जी, सबसे मेन बात यह है कि रिपोर्ट 2022 की है और जो रिपोर्ट है वो 3 वर्ष की है, पिछले 3 वर्ष की है। तो आप इसमें ये ढकेल नहीं सकते कि आप 2018 के पहले का ये काम। और दूसरी बात यह है कि 2018 के पहले अगर था तो आपने सदन में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया, PIL क्यों नहीं की, FIR क्यों नहीं की, क्यों नहीं हुई? और आप सिर्फ ढकेल रहे हैं कि हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, इस चीज का ढकेल रहे हैं और कुछ ढकेल रहे हैं 2018 के पहले। तो ऐसे के काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार का दायित्व है कि वो उसको, इस चीज को उजागर करे और दोषियों को मतलब सजा दिलवाए। मेन बात ये। ठीक है KS चौहान जी, वैसे भी 23 मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जब इतने समय से चीजें बिगड़ी हैं और अभी तक हंगामे पे आई हैं, तो 2-4-5 दिन की बातें इंतजार करके देख लेते हैं कि आखिर क्या कुछ सामने आता है। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, घोटाले पर घमासान हुआ है, जनता का राशन है। वाकई में 2023 में ये किसे शासन दिलाएगा, क्योंकि दोनों पर ही आरोप प्रत्यारोप है, दोनों पर ही सवालिया निशान है। जनता क्या निर्णय देगी ये देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसका समाधान निकालने की जरूरत और जिम्मेदारी सरकार की है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।